चलिए आज भारत के राष्ट्रपति पद को थोड़ा समझते हैं। आपने भी सोचा होगा है ना कि देश के सबसे बड़े पद पर होने के बाद भी राष्ट्रपति के पास असली पावर क्यों नहीं होती। तो देखिए, बात यह है कि उनका रोल जो है वो ज्यादातर एक औपचारिक हेड का है। असली शक्ति तो प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के पास ही होती है। तो पहली बात, राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं। इसको ना एक दादाजी और पापा वाले उदाहरण से समझते हैं। राष्ट्रपति परिवार के दादाजी जैसे हैं, सबसे सम्मानित। लेकिन घर के असली फैसले कौन लेता है? पापा यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। और हाँ, मैं काव्या हूँ और क्वेश्चन फैक्ट्री के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे बहुत सोच समझ कर बनाया था। आज की हमारी पड़ताल अनुच्छेद 52 से शुरू होगी, जो राष्ट्रपति पद की नींव रखता है, और हम उनकी महाभियोग प्रक्रिया, क्षमादान की शक्ति और आपातकालीन अधिकारों तक का पूरा सफर तय करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख यानी डी जोरे हेड और वास्तविक प्रमुख मतलब डी फैक्टो हेड के बीच की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। तो चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि इस पद की जरूरत क्यों पड़ी। भारत एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक है, जिसका सीधा सा मतलब है कि देश का मुखिया चुना जाएगा। वो किसी राजा का बेटा नहीं होगा। लेकिन हमने संसदीय व्यवस्था तो ब्रिटेन से ली, जहां राजा या रानी होते हैं। तो हमने बीच का रास्ता कैसे निकाला? यहाँ कहते हैं कि दादाजी बनाम पापा वाला कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। लेकिन इससे समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है, राष्ट्रपति घर के दादाजी की तरह है, नाम मात्र के प्रमुख। शादी के कार्ड पर नाम उनका होता है, घर में सम्मान उनका होता है। मतलब घर उन्हीं के नाम से जाना जाता है। सही कहा। लेकिन घर में सोफे का रंग क्या होगा या कौन सी कार आएगी, ये फैसले पापा यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल लेते हैं। वो है वास्तविक प्रमुख। सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन कर्ता असल में प्रधानमंत्री और उनकी टीम है। तो संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति हैं, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री। अगर राष्ट्रपति देश के मुखिया हैं, तो क्या हम और आप सीधे वोट डालकर उन्हें चुनते हैं, जैसे सांसद या विधायक को चुनते हैं? नहीं, यही तो सारा खेल है। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। हम जिन्हें चुनते हैं वो आगे राष्ट्रपति को चुनते हैं। अच्छा। बात करता है। इसमें 3 तरह के लोग वोट डालते हैं। एक, संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। 2, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और 3, दिल्ली, पुडुचेरी और अब जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। आपने निर्वाचित यानी इलेक्टेड शब्द पर बहुत जोर दिया। हाँ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जैसे राज्यसभा में कला साहित्य से आने वाले 12 लोग, वो वोट नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकते। और विधान परिषद के सदस्य भी नहीं। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही। मनोनीत सदस्यों को अक्सर राष्ट्रपति ही चुनते हैं। तो अगर वो वोट देंगे तो ये तो हितों का टकराव हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, इसलिए समानता बनाए रखने के लिए उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। और चुनाव का तरीका भी अलग है ना? हाँ, बहुत अलग। इसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। इसमें वोटर उम्मीदवार को सिर्फ चुनता नहीं, बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से 1, 2, 3 की वरीयता मतलब प्रेफरेंस देता है। और जीतने के लिए 50% से ज्यादा वोटों का एक कोटा हासिल करना होता है। तो इस पद के लिए चुनाव लड़ कौन सकता है? अनुच्छेद 58 इसकी योग्यता बताता है। भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। नहीं, उम्मीदवार को 50 सांसद या विधायकों का प्रस्तावक और 50 का अनुमोदक के तौर पर समर्थन चाहिए होता है। ये इसलिए ताकि कोई भी नॉन सीरियस कैंडिडेट चुनाव ना लड़े। एक तरह का फिल्टर है ये। और जब वो जीत जाते हैं तब शपथ होती है? हाँ, अनुच्छेद 60 के तहत। और ये शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब CJI दिलाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। बाकी मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति वो संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए, मतलब अगर राष्ट्रपति खुद संविधान का उल्लंघन करें, तो क्या उन्हें हटाया जा सकता है? हाँ,
इसके लिए संविधान में एक ब्रह्मास्त्र है, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। हाँ। इसका जिक्र अनुच्छेद 61 में है और इसका सिर्फ एक ही आधार है, संविधान का अतिक्रमण। और ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल होगी, है ना? बहुत ज्यादा। ये प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, लेकिन 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है और प्रस्ताव पास करने के लिए दोनों सदनों में 2/3 की विशेष बहुमत की जरूरत होती है, जो इसे लगभग नामुमकिन बना देता है। दिलचस्प बात यह है कि हटाने की प्रक्रिया में संसद के सभी सदस्य, मतलब निर्वाचित और मनोनीत, दोनों वोट देते हैं। अच्छा, चुनाव में मनोनीत सदस्य नहीं होते पर हटाने में होते हैं। हाँ, लेकिन राज्यों के विधायकों का कोई रोल नहीं होता है। शायद इसीलिए आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला है। चलिए अब बात करते हैं उन शक्तियों की जो राष्ट्रपति को एक स्लीपिंग जायंट बनाती हैं। शुरुआत करते हैं विधायी शक्तियों से। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। बिल्कुल, वो संसद का सत्र बुलाते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं और जब दोनों सदनों में किसी बिल पर मतभेद हो तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन यानी जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। और उनकी सबसे बड़ी विधायी शक्तियों में से एक है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस। अनुच्छेद 123 के तहत जब संसद सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति का आदेश ही कानून बन जाता है। और उस शक्ति के बारे में क्या, जिसमें वो किसी की फांसी तक माफ कर सकते हैं? वो है अनुच्छेद 72, क्षमादान की शक्ति। जब न्यायपालिका के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब राष्ट्रपति का दया द्वार खुलता है। वो किसी सजा को पूरी तरह माफ कर सकते हैं, जिसे क्षमा कहते हैं। सजा की प्रकृति बदल सकते हैं, जैसे फांसी को उम्र कैद करना, या फिर सजा की अवधि कम कर सकते हैं। और वीटो पावर भी तो है। हाँ, वीटो पावर। जब कोई बिल उनके पास आता है तो वो या तो मंजूरी दे सकते हैं या मना कर सकते हैं या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प है पॉकेट वीटो। इसमें राष्ट्रपति बिल पर ना हाँ कहते हैं ना, बस उसे अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में रख लेते हैं। ऐसा हुआ है कभी? हाँ, 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने डाक विधेयक पर इसका इस्तेमाल किया था। और आखिर में आपातकालीन शक्तियां। हाँ, संविधान के भाग 18 में 3 तरह के आपातकाल का जिक्र है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 366। ये तब लगता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 के तहत, जो भारत में आज तक कभी नहीं लगा है। थैंकफुली हाँ, कभी नहीं लगा। और आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर हमारे मौलिक अधिकार भी निलंबित हो सकते हैं। तो रायसीना हिल्स के महल से शुरू हुई हमारी कहानी चुनाव की जटिल गणित, महाभियोग के डर और शक्तियों के महासागर से गुजरी। ये तो साफ है कि राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है, बल्कि वो संविधान के रक्षक और एक स्लीपिंग जायंट हैं जो संकट के समय महाशक्ति बन जाते हैं। बिल्कुल।